हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आज है प्रैक्टिस सेट 2। तो मेरे भाई पेन कॉपी उठा लो, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है और मेरे साथ हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है। और ये मैं आपको समझा चुका, अभी तक जहां से भी पढ़ रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिरी टाइम में ये प्रैक्टिस सेट सभी बच्चों को लगाना है, ठीक है ना। तो जितने रेलवे वाले बच्चे हैं, आरपीएफ वाले बच्चे हैं, उन सब तक ये वीडियोस, ये प्रैक्टिस सेट जरूर पहुंचा देना, ठीक है। तरीका क्या है, पहले आप इनको यूट्यूब पे देखा करो, फिर शाम को जब टेलीग्राम पे पीडीएफ डलती है तो वहां से इसकी प्रैक्टिस भी किया करो। पक्का हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल मैथ्स मजा आ जाएगा। तो शुरू करें मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो ये आप जानते ही हैं। तो जो बच्चे अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए नहीं है, टेलीग्राम पे पहुंचना, मेरा नाम डालना हिमांशु चौधरी मैथ्स, चौधरी में ए है, CHA है ना मेरे भाई, वहां आ जाएगा सबसे ऊपर। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई इन सब सेट के जो वीडियो सॉल्यूशन है पीडीएफ फॉर्म में शाम को 6 बजे टेलीग्राम पर डाले जाते हैं, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर पहला, और ये मैं बताता ही हूं हमेशा, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रैक्टिस सेट जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं बस सवाल पढ़ा उत्तर लगाया आगे बढ़ गए, मेरे समझते हुए चलना है कि इसके रिलेट कोई और सवाल भी बने तो वो भी आप कर पाओ। चलो, एक दुकानदार को 45 रुपए प्रति केजी वाले चावल को 75 वाले प्रति केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाकर बेचना चाहिए, जिससे मिश्रण को 80 रुपए प्रति केजी के बेच रहा है तो उसका लाभ 25% हो जाए। मेरे भाई बहुत आसान है, ऐसा सवाल सेट 1 में भी आया था। अब यहां तो सिर्फ रेशो पूछा। देखो ध्यान से, जब एलिगेशन लगाते हैं ना तो यूनिट सेम रहे। सर यूनिट क्या मेरे भाई, देखो ये सीपी, ये सीपी, लेकिन ये सीपी नहीं है, 80 रुपए में ये देखो ये बेच रहा है, तो पहले यहां से सीपी निकालना पड़ेगा, है ना। चलो, पहले जो वैल्यू दी है उसको रखो, पहले वाले का 45 है और दूसरा टाइप जो उसका कितना है 75। आप भी बोला करो सारे बच्चे। अब देखो इस लाइन से ना आपको सीपी निकालना पड़ेगा। 25% की फ्रैक्शन बता दोगे आप मुझे, 1/4। सर नीचे सीपी, ये प्रॉफिट, तो यहां से बच्चों एसपी कितना हो जाएगा, सर 5 हो जाएगा। रियल में कितना था बच्चों, 80, एक का वैल्यू 16, सीपी सर 4, तो 4 का वैल्यू 16 चौका 64, 64 यहां आ जाएगा बीचों बीच। माइनस कर लो, आ गया उत्तर, क्योंकि मेरे भाई सिर्फ रेशो ही पूछा था। बताओ, 5 से 4 गए 1, 7 से 6 गए 1, 64 से 45 माइनस कर लोगे कितना आ जाएगा बताओ, 19 आ जाएगा क्या, 11:19। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन था मेरे भाई, ऑप्शन तो लगा दो, ऑप्शन ए 11:19। सवाल नंबर 2, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। सरफेस एरिया, बच्चों गोले में सरफेस एरिया कहे, कुल कहे या CSA कहे, पृष्ठ क्षेत्र, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहे, सब कुछ एक ही होता है। क्या होता है मेरे भाई बताओ, 4πr²। इतना आसान। और मैं ये कह रहा हूं गोले का सवाल बहुत सारे पेपर की बहुत सारी शिफ्टों में आता है। सिर्फ कैलकुलेशन करवाने के लिए आयतन पूछा जाता तो आयतन लगा देता। आयतन का फॉर्मूला याद है, 4/3πr³। तो लिखते हुए चला जो बातें आपको आती नहीं है। फिलहाल तो सरफेस एरिया पूछा, रखो वैल्यू। अब ये हर बच्चा जानता होगा, सर व्यास, तो मेरे भाई त्रिज्या कितनी होगी, व्यास का आधा 7 होगा। रखो मेरे भाई 4, पाई का वैल्यू सब बच्चों को पता ही है, 22/7 r²। गुरुजी 7 गुणा 7, सिर्फ गुणा करनी है, कर लोगे। 7 चौक 28 गुणा 22 कितना आ जाएगा बताओ, 616, यानी ऑप्शन ए। समझ में आया, ठीक है। सवाल नंबर 3, ए एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 15 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया, है ना। चलो फिर आगे पढ़ो। फिर बी ने शेष कार्य 30 दिन में पूरा किया। यदि वे मिलकर कार्य करते तो पूरा काम कितने समय में हो जाएगा, ये आपको बताना है। टाइम एंड वर्क, बढ़िया सवाल है आसान। लेकिन बच्चों देखो, इसमें वर्क कैसे मानते हैं, केवल ये कहा ए एक कार्य को 60 दिन में, तो इसी को वर्क मान लो। आपने कहा टोटल वर्क, सर 60 ही मान लो। ए 60 दिन में कर रहा था तो सर ए की एफिशिएंसी आ जाएगी वर्क अपॉन टाइम, यानी कि ए की एफिशिएंसी मिल गई 1। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसने 15 दिन तक एक एफिशिएंसी से कितना काम किया होगा बता दोगे, सर एफिशिएंसी 1, दिन 15 कितना काम किया 15।
बच्चों रिमेनिंग वर्क बताओ कितना हो जाएगा। सर 60 माइनस 15, मैं लिख भी देता हूं कितना आ जाएगा 45। मेरे भाई शेष काम देखो ध्यान से पढ़ लो, बी 30 दिन में कर रहा है, इसका मतलब यहां से बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी 45/30, 15 या 45, 15 दूनी 30, बी की एफिशिएंसी। पूछा क्या है, बी का नहीं पूछा, वे मिलकर, तो दोनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी मेरे भाई, जोड़ लो। मैं लिख देता हूं ए प्लस बी, ए का एफिशिएंसी 1 और बी का कितना आ गया 3/2। एलसीएम ले लोगे मेरे भाई, 2 1 2 और 3 5/2। अब इनसे काम कितना है 60, एफिशिएंसी 5, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, इतना काम तो कर लोगे ना। 12 और 12 दूनी 24, यानी ऑप्शन सी। आसान और बढ़िया सवाल। चलो आगे ना, सवाल नंबर 4। और देखो ये मैं बता रहा हूं, बता भी चुका, दोबारा बता रहा हूं, ये सारे ही सवाल रेलवे के हैं। आरपीएफ एसआई जो लेटेस्ट हुआ था, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सारे बढ़िया सवाल जो आरपीएफ कांस्टेबल के लेवल को मैच कर रहे हैं, और मैं तो उससे ऊपर ही लेके चल रहा हूं। जैसा कि ये सवाल है, अच्छा है, बड़ा सवाल है, फिर भी मैं एक स्टेप आगे लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। ये सवाल अभी जो जीडी चल रहा है वहां पूछा गया आपसे इस तरह से। आओ पढ़ो सवाल क्या है। एक व्यक्ति ने 29,500 रुपए का निवेश किया और उसे दो अलग अलग योजनाओं ए और बी में 12.5% और 15% के साधारण ब्याज पर विभाजित किया। मतलब दो स्कीम में लगाया, ए में और बी में। ए में रेट क्या है 12.5 और बी में क्या है बच्चों 15%। यदि 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि, मतलब 2 वर्ष में कुल ब्याज प्राप्त हुआ कितना बच्चों 8,350 रुपए। तो कह रहा है योजना ए में उसने कितने रुपए लगाए थे, ठीक है ना। अब देखो इसको करने का बढ़िया तरीका क्या है। कुछ लोग इसको एलिगेशन से भी करते, मैं कह रहा हूं जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया वे इसको करने का क्या है, टोटल रुपए कितने 29,500, ए में लगाए बी में लगाए, है ना। ए में रेट क्या है बच्चों 12.5% और बी में क्या है 15। ध्यान से देखना, जिसका पूछा जाए ना, यहां एक का पूछा तो टोटल ना दूसरा वाला मान लेगा, ताकि उधर डिफरेंस क्रिएट हो जाए। डिफरेंस कौन सा बता रहा हूं, पहले आओ पैर और बदल लो ताकि दिखाई दे आपको ना मेरे भाई। एक का पूछा, एक का 12.5, दूसरे वाला गुरुजी 15, तो टोटल 15 मान रहा हूं। अगर मैं टोटल 15 मानूं तो इधर 2.5% मुझे बताओ क्या फालतू ना हो जाएगा। था तो 12.5, मैं मान रहा हूं 15। ये क्या है अभी समझ आएगा। सबसे पहले 15% निकाल लो, निकाल लोगे 29,500 का, और देख के पता लग रहा है 15%, तो सिर्फ 15 से गुणा करवाते, बताओ कितना आ जाएगा 15 पंजे 75, 7, 15 नम 135 और 7 142 का 2, 14, 15 दूनी 30 और 14 कितना हो जाएगा 4425। अब देखो ध्यान से, ये तो वो है जो हमने माना है, रियल में तो चेक कर लो बच्चों। कहां है 2 वर्ष का इतना ब्याज है 8350, तो मेरे भाई 1 वर्ष का बताओ कितना हो जाएगा 8350 डिवाइड बाई 2, करो भाग, 2 चौक 8, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। गुरुजी रियल में इतना, जो माना वो तो ज्यादा। समझा ज्यादा क्यों आ रहा है, अब आएगा, क्योंकि सर आपने ना इसको भी 15% मान लिया, 2.5% आपने फालतू मान लिया। तो देखो करना क्या है, ये कितना फालतू माइनस कर लो, बताओ कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, ठीक है। किसकी वजह से 2.5% की वजह से मेरे भाई। अगर तो कितना आसान है, अगर मैं आपसे 25% पूछता 25%, तो मेरे भाई इधर एक जीरो पर आ जाता 2500 आ जाता। अब बताना कितना है 100, क्यों ये रुपए में कितना भी हो कितना परसेंट रहा होगा 100%। गुरुजी 4 से गुणा कर दो, 2 जीरो, 25 चौका 100, यानी के 10,000। मतलब ये कैलकुलेशन है, ऐसे ना समझा, ऐसे कर लो 250/2.5 इंटू 100, आपकी इच्छा है। समझ गए। तो ए पे कितने रुपए लगाए थे मेरे भाई 10,000 रुपए। चलो आगे, बढ़िया सवाल था यार ये। सवाल नंबर 5 पढ़ो। अनमोल अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 46 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष आधी दूरी 69 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यात्रा की लंबाई, दूरी बतानी है। बच्चों बढ़िया सवाल है बहुत आसान। बढ़िया पता क्यों है, सबसे पहले बता दूं, ये अभी रिसेंटली आरपीएफ एसआई जो हुआ था वहां पूछा गया था। मजे की बात, सेम टाइप
एज इट इज जो यूपीएसआई 21 वाला था वहां भी बहुत सारे सवाल थे, ठीक है ना, तभी मैं कह रहा हूं पीपीटी बहुत शानदार बनी हुई है। अब देखो करना क्या है, थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं बच्चों। जब दो बार में दूरी रहे समान, गुरुजी दो बार कैसे, आना और जाना कह दे, या इसी को कह दे किसी दूरी को हाफ हाफ, हाफ दूरी हाफ दूरी। जब दो बार में डिस्टेंस रहे सेम, मैं लिख देता हूं, ये डिस्टेंस डी गया डी आया, यहां आधी डी यहां आधी डी, तो हमेशा एवरेज स्पीड डायरेक्ट याद कर लेना, बहुत को तो याद भी होगा, बोलो ना याद है तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा मेरे भाई, औसत चाल होगा, एक्स वाई आने जाने की चाल या आधी आधी, मैं लिख दूं इसको भी, मान लो x से गया और y से आया, है ना मेरे भाई, यहां आधी दूरी x से और आधी दूरी y से। अब सर ये एवरेज स्पीड आया, एक ही बार में वैल्यू जमाएंगे, अब मुझे ये और बता दो, या चलो पहले यहां एक बार वैल्यू रखो, अभी बता देता हूं, 2 x का वैल्यू बताओ 46 और y का 69 डिवाइड बाई बच्चों x प्लस वाई, तो 9 और 6 15, 6 4 10 और 1 11। वैसे तो कट भी जाएगा, कटता है ना ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं रुक जा, छोड़ दो, क्यों कह रहा हूं अभी समझ में आएगा, वरना फंस जाओगे। सर ये तो स्पीड आया एवरेज, बताना क्या है, यात्रा की लंबाई दूरी, मेरे भाई देखो मैं लिख के बताऊंगा, दूरी का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। सर ये जो स्पीड है ना, इसमें टाइम से गुणा करवा दो, अब मैं आपको समझा रहा हूं तो मुझे 2 बार लिखना पड़ रहा है, वरना सीधा आप तो यही 10 लगाते सोल्व कर लेते, तो मैं तो यहां नहीं लगा रहा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं एक लाइन नीचे बढ़ा देता हूं, है ना, 2 गुणा 46 गुणा 69 डिवाइड बाई 115, और टाइम कितना था बच्चों 10। तो पेपर में तो आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी थी, इतनी सी बात बस जो मैंने व्हाइट से लिखा है, ये है पेपर की लाइन, बाकी पूरा कहां से आया सब चीज मैंने आपको समझा दी है। सोल्व कर लो मेरे भाई, 23 दूनी 46, 23 पंजे 115, बच्चों 5 से 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 69 को गुणा कर लो, बताओ कितना आ जाएगा, 8 गुणा 69 कितना आ जाएगा, 552 किलोमीटर, ऑप्शन ए। समझ में आया ना, ठीक है। देखो यहां से 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हमारे, क्या, एक तो सर औसत चाल का हो गया, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है ये भी हमें पता लग गया, है ना। सवाल नंबर 6, यदि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष मतलब वार्षिक है, तथा ब्याज, देखो ये बढ़िया बात है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली को हिंदी में और क्या बोलते हैं, छमाही भी बोलते हैं, तो एक वर्ष में 16,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, मतलब जो ब्याज आएगा ना वो भी जोड़ना पड़ेगा, अमाउंट बताना है, मिश्रधन बताना है, बहुत आसान है। उत्तर उत्तर छोड़ दो, सबसे पहले मुझे बताओ, ये आप जानते हैं अगर छमाही होगा, हाफ ईयरली होगा, अर्धवार्षिक होगा, तो दर को क्या कर देते हो, आधा, बोला तो करो, तो 20 का आधा बताओ कितना हो जाएगा, 10%, सब दर को तो आधा कर देते हैं, और टाइम, टाइम महीने में बना के ना उसको डबल कर दिया करो, 2 से गुणा, कैसे महीने में कैसे बनाओगे, देखो मेरे भाई ये ना एक वर्ष, एक वर्ष में कितने महीने, 12, तो 12 में 6 महीने बाद, यानी कितनी बार लगा, 2 बार, समझ आया। ये ऐसे सुनो, पूरी बात बता देता हूं कैसे करते हैं, ये डबल कैसे बताया मैंने, सुनो, एक वर्ष जो भी वर्ष दिया होगा उसका बनाना महीना, गुरुजी 12, जितने टाइम बाद ब्याज लगाता है उससे डिवाइड करवा देना, सर 2 बार लगेगा, बात समझ आया। और वैसे तो देख के पता लग रही थी बात, कैसे, सर हर 6 महीने बाद, तो 12 महीने में 2 बार ही तो लगेगा, बस। अब देखो यहां से 2 तरीके हैं, 2 तरीके क्या है, सर फ्रैक्शन वाला मेथड, 10% 1/10, 10 से 11, 10 से 11 2 बार लिख लो, या मैं कह रहा हूं सीधा परसेंटेज से सोल्व कर लो ना, परसेंटेज से कैसे भाई, 10% को 2 बार मर्ज करो, 21% सबको याद होना चाहिए, मैंने याद करवाया था जीडी वाली वीडियो में, आई बात समझ, या मेरे भाई चलो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं एक काम करता हूँ, वो मेथड लगाता हूँ ये वाला, आप कहोगे 21 कहां से आ गया, ये लगा दो ना, फिर जितनी बार उतनी बार लिख लो इसको, ये बताओ कितना आ जाएगा, 100, 11 11 121, ये डिनोट करता है प्रिंसिपल को, ये डिनोट करता है बच्चों अमाउंट को, और अमाउंट बताना है, यहां से 100 बताओ किसके बराबर था, सर 16,000, बताओ हाँ या ना, तो यहां से 1 का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, 100 से डिवाइड करके।
अमाउंट गुरुजी किससे गुणा करवा दो, इसको 160 से गुणा करवा दो, बताओ कितना आ जाएगा। तो 121 गुणा 160, बताओ कितना आ गया, 19,360 रुपए, ऑप्शन सी। अब वो बात पूरी कर देता हूं जो कह रहा था, 10% को 2 बार मिलाओगे 21% याद होना चाहिए था। तो मेरे भाई 21% सीधा बढ़ा दो सर, इसका मतलब 100% पहले से अब हो जाएगा 121, तो 16,000 का 121% लगा देता, परसेंटेज वाले मेथड में पहुंच जाता। समझ आया? ठीक है। सवाल नंबर 7, सिंप्लीफिकेशन। कितना आसान है बताओ मेरे भाई, क्या होगा? आसान चीजें बच्चों से गड़बड़ हो जाती है। 16 गुणा 8 गुणा 700, बोर्ड मास पहले डिवाइड है ना। अब यहां मैं सीधा लिख दूं इसको, 2500 का रूट कितना होता है बच्चों, 50 बराबर y प्लस 667। तो देखो पहले डिवाइड होगा, तो मेरे भाई आप भी ऐसे ही करना, 700 बटे 50 सर, 0 और कितनी बार, 14 बार, 14 पंजे 70। तो यहां से क्या बचा, 16 एक लाइन बढ़ा लो, 8 गुणा 14 बराबर y प्लस 667। बताओ कितना आ जाएगा गुणा करके वाली बात। 16 गुणा 8 गुणा 14 कितना आ जाएगा, 16 8 थे 1792 बराबर y प्लस 667। इसको माइनस करवा लो इधर भेज के, तो 1792 से माइनस कर दो 667, बताओ कितना आ जाएगा, 1125। ये y की वैल्यू आ गई, यानी ऑप्शन है, सिर्फ कैलकुलेशन थी। समझ आया क्या? ठीक है। सवाल नंबर 8, देखो ये बढ़िया सवाल है यार, ये बढ़िया, इस पे स्टार लगाओ, 2 लगा लो। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/18 और 3/5 के बीच नहीं आती है? 2 तरीके हैं मेरे भाई, एक तो है एलसीएम बनाकर, मतलब सबका जो नीचे वाला है ना बेस, उसको सेम कर लो, या फिर भाग भी कर सकते हैं। भाग कैसे, तो पहले भाग वाला बता देता हूं। 18 से इसको भाग करो, पॉइंट 18 चौक तो ज्यादा हो जाएगा, 18 तिया 36 है ना, सॉरी 18 तिया 54। इससे भाग कराओगे सर 5 छंग 30, तो 0.3 और 0.6 के बीच देखना है इनमें से कौन सा नहीं पड़ेगा। मेरे भाई यहां भाग करवाओ सर, ये तो साफ साफ पता लग रहा है 0.5, इसके बीच आ गया, हाँ आ गया। ये बताओ सर लगभग 12 चौक 48.4, सर इसके बीच आ गया। मेरे भाई ये करवाना 0.5 चौक 20, सर ये इसके अंदर आ गया। इसका मतलब सब यही नहीं होगा, डी। जब पूरा चेक करेंगे ना, देखो कुछ बच्चों यहाँ डाउट आएगा सर 0.3, अब कैसे बताएं? जब ऐसा हो जाए ना तो आपको एक अंक बढ़ाना पड़ता है, 1/3 का मतलब तो 0.33 होगा। आपको इसको और चेक करना होगा, 18 तिया 54 कितना बचा, 70 से 16 160 हो गया। तो मेरे भाई 160, 18 कितनी बार जाएगा, 18 अट्ठे 144, 18 नम ज्यादा हो जाएगा है ना, तो देखो 0.38 हो जाएगा। तो ये देखो मेरे भाई 0.33 इससे पहले आ रहा है, तो ये इसके बीच नहीं पड़ रहा। समझ आ गया हर बच्चे को? अब एक बात और बता दूं, चलो एलसीएम कैसे। आपको करना क्या है, ये 18, 5 और जो यहां ऑप्शन में भी नीचे वाले हैं ना, उन सब का मेरे भाई एलसीएम लेना पड़ेगा, तब जाके सवाल बनेगा। और मैं उसको भी बता दूं, है ना, प्रॉपर आना चाहिए। 18, 5 नीचे कौन कौन है सारे लिख लो पहले, 2, 5, 12, 3 लिखने में टाइम लगा, वरना तो आप देख के ही बता दोगे सर 2 इसके अंदर काम खत्म, 3 इसके अंदर काम खत्म। अब बचा क्या, 18, 5 और 12, इनका एलसीएम लो केवल आप। सर 18 बड़ी वाली एलसीएम मान लिया, कुछ कॉमन नहीं है 5 लगा दिया, 12 बनाना है, बड़ा फैक्टर 6, 6 दूनी 12, 6 18, 2 नहीं है 2 लगा दो, एलसीएम आ गया 180। तो सबका बेस 180 बनाना है, ये काम करते हैं, तब जाके सवाल बनता है मेरे भाई। आओ जब शुरुआत की तो पूरा ही बता देता हूं। बताओ यहां नीचे 180 कैसे बनेगा, 10 ऊपर भी 10 से गुणा, 70 और नीचे 180 है ना। ये बताओ 180 कैसे बनेगा मेरे भाई, 5 से 36 से, ऊपर 36 दिया 108 और 36 पंजे 180। अब देखना है इनके बीच कौन सी नहीं पड़ रही। अब सुनना, आपको सारा नहीं करना पड़ता, बस नीचे वाला देखो और ऊपर वाला लिखना केवल। नीचे देखो, इसको 180 बनाओ, किससे गुणा करूं,
90 से तो ऊपर आ गया गुरुजी 90, 90 गुरुजी इनके बीच पड़ रहा है। समझ आया जो कहना चाह रहा हूं? नीचे सर किससे? 36 से, तो 36 दूनी 72 गुरुजी, 72 इनके बीच पड़ रहा है, 70 के बाद में है। ठीक है सर, समझ आ गया। बताओ 180 कैसे बनेगा? 15 से गुणा करके नीचे, तो सिर्फ ऊपर करना, 15 पंजे 75। सर ये भी इसके बीच में आ गया। आ रहा समझ? कैसे बनेगा 180? 60, तो ऊपर 60 से गुणा कराओ गुरुजी, 60 70 से पीछे आ रहा है, इनके बीच में नहीं पड़ रहा। आगे दोनों मेथड समझ में? अब मैं चलूं आगे। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था मेरे भाई ये भी, याद देखो। सवाल नंबर 9 पढ़ो क्या है। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं के माध्य तथा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करें। माध्य मतलब औसत, एवरेज। थोड़ा सा ये बता दूं, भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई, क्या है? कंपोजिट नंबर। अभाज्य सब बच्चे जानते होंगे, भाज्य बता देता हूं। भाज्य संख्या कंपोजिट कौन से होते हैं? कम से कम 3 संख्याओं से कटना चाहिए, 3 फैक्टर्स होने चाहिए मिनिमम। जैसे सर 4 है क्या? आओ चेक कर लेते हैं। 4 1 से कटा, 2 से भी कटा, और खुद से तो कटता ही है। हाँ सर, कम से कम 3 संख्याओं से कट गया। 2 है क्या मेरे भाई, बताना जरा। 2 गुरुजी 1 से और 2 से। होने कितने चाहिए कम से कम? 3 फैक्टर्स, तो 2 कंपोजिट नंबर नहीं होता। आया सब बच्चों को समझ में? अब आ जाओ अपने सवाल पे। पहले लिखो कंपोजिट। कंपोजिट लिख रहा हूं मेरे भाई सी। सबको जोड़ो। पहला बताओ कौन सा होगा? 4 प्लस 6 प्लस 6 के बाद 7 नहीं होगा, 8। अब देखो बच्चे गड़बड़ करते हैं, 9 नहीं लेंगे मेरे भाई। 9 भी होता है भाज्य, 1 से कटा, 3 से कटा, और 9 से भी तो कटता है, खुद से भी तो कटता है, तो 9 भी है। 9 के बाद 10, टोटल कितना मेरे भाई? डिवाइड बाई, टोटल 5 है। ठीक है, अब ऊपर जोड़ लो, बताओ कितना हो जाएगा? 10 6 16 4 20 8 28, 28 और 9 कितना हो जाएगा? 37 बटे 5। अब सर नीचे 5 आया तो आप जानते हो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो और दशमलव लगा दो। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7, कितना आ जाएगा? 7.4 इसका औसत। अब आ जाओ प्राइम वाला। मेरे भाई प्राइम बताओ। पहली 5 सर, पहला 2 3 5 7, 9 नहीं होगा प्राइम संख्या, 10 नहीं होगा, क्या आएगा इसके बाद? 11 डिवाइड बाई 5 है। जोड़ो बताओ कितना आ जाएगा? 5 3 8 2 10, 10 और 11 21 और 7 28, 28 बटे 5, फिर ऊपर नीचे 2 से 56 बटे 10, कितना आ जाएगा? 5.6। भाई इनका अंतर बताना था, अंतर कर लो, आ गया उत्तर। तो 7.4 माइनस 5.6 बताओ कितना आ जाएगा? 1.8, यानी ऑप्शन डी। समझ आया? तो 2 बातें सीखने को मिली, भाज्य संख्याएं क्या है और अभाज्य संख्याएं क्या है। चलो मैं आगे। सवाल नंबर 10। नरेश ने एक बैग खरीदा जिसका अंकित मूल्य 400 रुपए है एमपी। वह इसे 2 क्रमिक छूट देने के बाद 160 रुपए में खरीदता है। नरेश ने तो खरीदा, लेकिन दुकानदार तो उसको बेच रहा है ना मेरे भाई, तो दुकानदार के लिए वाली बात क्या है? एसपी है ना। ठीक है, यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली बता दो। कई बार पहली देके दूसरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कंफ्यूज कर रहा है, गुमराह कर रहा है, और कोई नई बात नहीं है मेरे भाई। सर इसके लिए आपने एक फॉर्मूला बताया हुआ है, एसपी बराबर एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, बस ये लगा दो। एसपी मतलब डिस्काउंट के बाद जितने में बेचा गया या कस्टमर ने खरीदा। कितना मेरे भाई? वो 160। अंकित मूल्य बताओ कितना था? 400। पहला डिस्काउंट बताना, पहला या दूसरा कोई फर्क नहीं, मतलब एक देके दूसरा पूछा जाता है, तो फिलहाल मैं पहले ही लिख रहा हूं इसको। 100 माइनस एक्स, एक्स मान लिया ना हमने, इंटू 100, और दूसरा बताओ 20, तो सीधा लिखो 100 माइनस 20, 80 बटे 100। सोल्व कर लो, आ गया उत्तर मेरे भाई। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 1 2 बच्चों 1 2। अब देखो 4 चौक 16, 16 से 10 बार और नीचे 5, 16 10 पंजे 50 बराबर 100 माइनस 1, देखिए पता लग गया होगा 100 माइनस 50, यानी कि सर उत्तर आ जाएगा 50%, ऑप्शन सी। कैलकुलेशन है, कोई नई बात नहीं है, समझ पाए ना? चलो चल रहा है भाई, सब सही चल रहा है। सवाल नंबर 11। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है,
फिर भी उसे 26% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपए है तो सीपी बताना है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। बच्चों रियल वैल्यूज वाले सवाल बहुत बनते हैं पेपर में। अब सबको बताइए है, अगर अंकित मूल्य की बात करें तो सर उसको भी लेना पड़ेगा सीपी, एमपी, एसपी। अब 100 मान के कर लो, बाद में इक्वेट कर लो, या सीधा एक्चुअल वैल्यू लेके चलो। तो मैं सीधा एक्चुअल वैल्यू लेकर ही चल रहा हूं। अंकित मूल्य बताओ कितना दिया हुआ है, 560। अब ध्यान से समझना, अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी, 10%। और मैं तो कह रहा हूं मेंशन करे ना करे, छूट अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो मेरे भाई इसका 10% निकाल के माइनस कर दो या 90% निकाल दो। तो मेरे भाई 10% साफ साफ पता लगे, 56 माइनस कर दो, बताओ कितना आ जाएगा, 504 रुपए आ जाएगा 56 माइनस करने के बाद। अब सुनना ध्यान से, फिर भी उसे 26% का लाभ हुआ। अब यहां से नई बात, सारी बात दिमाग से निकाल दो। मैं कह रहा हूं किसी वस्तु को बेच के कितने में बेचा, 504 में, 26% का लाभ हुआ। तो सीपी नहीं बता सकते गुरुजी? बता सकते हैं। तो बहुत कॉमन सवाल हो गया सर, इसका मतलब 126% की वैल्यू कितनी, और अगर 100% निकाल ले तो क्या बन गया, सीपी बन गया। समझ में आ गया? तो 504 बटे 126 और इंटू 100, यही मेरे भाई उत्तर है। कर लोगे कैलकुलेशन? 126 से 4 और 4 गुना 100 कितना आ जाएगा, 400, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? आप 100 मान के भी जमा सकते थे, बाद में इक्वेट कर सकते थे, आपकी इच्छा है। सवाल नंबर 12 पढ़ो भाई। ये बहुत आसान सवाल है, बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है परसेंटेज का ये वाला सवाल बच्चों। आओ क्या है देखते हैं। दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से, मतलब सी पे डिपेंड है, दो संख्याएं क्रमशः 15% और 32% कम है, तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। ये सारी बात की है। पहले संख्या तो मानो, जब दो संख्याएं किसी तीसरी पे डिपेंड हो तो जिस पे डिपेंड होना उसको क्या मान लेना। क्यों सर? 100 का जितना परसेंट कहे उतना ही होता है। समझ आ गया होगा? तो यहां से हमें ए और बी मिल जाएगा। बताओ, ए 15% कम, 100 से 15 85। सर बी 32% कम, 32 माइनस करो, बताओ कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। अब जो पूछा आ जाओ, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, बताओ भाई कितना कम है। परसेंट बाद में, पहले बताओ कितना कम है, माइनस कर लोगे, 17 कम है। भाई अब बनाओ परसेंट, कैसे? जिसके रिलेट बात होगी वो आएगा हमेशा नीचे बेस में। ए से गुरुजी नीचे लगा दो 85 और परसेंटेज, अब 17 का पढ़ा तो याद ही है, 17 पंजे 85 और 5 से बच्चों 20, तो उत्तर आ जाएगा ए 20%। आसानी था ना? ठीक है। सवाल नंबर 13, अच्छा आयताकार शीट मेंसुरेशन का, देखो बढ़िया सवाल। सवाल नंबर 13, 44 गुणा 11 सेंटीमीटर आयाम वाली एक आयताकार शीट है मेरे भाई, से बिना किसी कट के 13 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाएगा। बेलन मतलब सिलेंडर। तो बेलन का कुल प्रस्थित क्षेत्रफल टीएस से, सबसे पहले तो ये बता दूं, बेलन का टीएस से जिनको याद नहीं वो लिखना, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये फॉर्मूला सबसे पहले याद करना है सिलेंडर का। अब ये सर है क्या, सुनो बढ़िया सवाल है मेरे भाई, ये पूरा समझा देता हूं। आयताकार शीट से ना बेलन देखो कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। सर इस तरह से कैसे? ये दो केस होते हैं। अगर मैं इसको लंबाई के परिधि देखो ऐसे रोटेट करूं इस तरह से, एक तो ऐसे बन जाएगा, और एक बार चौड़ाई के परिधि गुरुजी ऐसे रोटेट कर दूं तो मेरे भाई पता कैसे बनता सिलेंडर, बताओ सर? फिर बनता कुछ इस तरह से। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब ध्यान से मुझे बस एक बात बता दो, अगर मैं, ये गुरुजी एल है ये बी है, अगर मैं लंबाई के परिधि रोटेट कर रहा हूं ये एल, तो जो नीचे का हिस्सा है ना बेलन का सर वो तो वृत्त बन रहा है, और उसकी परिधि क्या है 2 पाई आर। इसका मतलब समझ में आ गया सर, जिसके परिधि रोटेट करता है वो बन जाता है 2 पाई आर, और जो दूसरी रह गई वो काम करता है ऊंचाई का। कैसे? जब एल के परिधि घुमाया एल बन गया गुरुजी 2 पाई आर, और ये जो बी था देखो ध्यान से, ये किसका काम करेगा फिर? ये एच का काम करेगा। अब आया समझ में? ठीक है।
तो फिलहाल नीचे वाला केस हटा रहा हूं, जो पूछा उसकी बात करो। क्यों सर ये आप कैसे कह सकते हो? देखो ध्यान से ना, जो 13 है उसको क्या नाम दे दिया? ऊंचाई का। इसका मतलब जो ऊंचाई चौड़ाई थी उसको ऊंचाई बना दिया। इसका कंफर्म हो गया सर 44 के परिधि घुमाया होगा, तो 44 किसका काम करेगा? 2 पाई आर। वहां से क्या मिल जाएगा सर? रेडियस। समझ में आ गया? आओ, तो 2 पाई आर का वैल्यू आ जाएगा 44। यहां से आर बताओ कितना आ जाएगा? 44 बटे में 2 बटे में पाई यानी 22, ऊपर पहुंच जाएगा 22 दूनी 44 से 44 कितना मिल गया? रेडियस। अब तो कुछ है ही नहीं, क्यों? ऊंचाई मिल गई, सॉरी रेडियस मिल गई, ऊंचाई दी हुई है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, लगा दो उत्तर। चलो कर देते हैं मेरे भाई। तो टीएसए में बता चुका, मैं फिर लिख रहा हूं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 गुणा 22 बटे 7। बच्चों आर बताओ कितना आया था? 7। सीधा जोड़ के लिख दो आर प्लस एच। तो 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20। सर 7 से 7, 22 दूनी 44 इंटू 20, एक तो 0 और 2 चौक 8, 2 चौक 8, 880 यानी ऑप्शन ए। समझ आया सब बच्चों को ना? सवाल नंबर 14 पढ़ो क्या है? जनसंख्या वाला सवाल बच्चों को बहुत पसंद आते हैं मेरे भाई ये। चलो, एक कस्बा का हो या शहर का हो, एक शहर की जनसंख्या सालाना 20% बढ़ती है, हर वर्ष 20% बढ़ती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8 लाख है ना, 8,47,000 है, तो 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? भाई ध्यान रखना, हमेशा वैल्यू जो घटती बढ़ती है ना, ओरिजिनल पे से घटती बढ़ती है। तो ये हमें ओरिजिनल दिया हुआ है, इसमें से सीधा घटा दो बढ़ा दो। बताओ क्या करोगे? 8 4 7 कितने? 0 3। अब हर साल इसी पे से बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है? 20%। गुरुजी 120 बटे 100 और एंड फिर से एक 20 बढ़ी, 120 बटे 100। कर लो भाई सोल्व, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। बताओ 1 2 1 2 और 2 0 ये काट दो, तो उत्तर है, गुणा करके मुझे बस एक बच्चा बता देना, 0 और 12 गुणा 12 144। बताओ कितना आ जाएगा? 1219680 यानी ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन डी था। समझ आया मेरे भाई? मैं चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 15 पढ़ो क्या है ध्यान से। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। यहां तक हो गया एक सवाल। दूसरा फिर जोड़ दिया, तो वह विद्युत खंभे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा लिए गए समय बताना है। 2 सवाल को जोड़ के बनता है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट। मैंने पहले भी बताया था, फिर कह रहा हूं, जिसको ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीखना है तो जीडी वाली प्लेलिस्ट में जाए, टाइम एंड डिस्टेंस सर्च करे, पार्ट 2 में मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। ठीक है मेरे भाई? फिलहाल आओ इस सवाल की बात करो कैसे। एक ही फॉर्मूला याद करना है हमेशा इसमें, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, बस। अब ध्यान से बताना, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो डिस्टेंस दोनों का लेना पड़ता है। समझ में आया? तो सर डिस्टेंस दोनों का L1 प्लस L2, या एक काम करो ना, जिसका दिया उसको तो रख ही दो ना मेरे भाई, है ना? क्यों काम बढ़ाना मेरे भाई? बताओ किसका दिया था हमें? ट्रेन का। तो ट्रेन का दिया 100, नहीं प्लेटफॉर्म का दिया है, तो L1 प्लस प्लेटफॉर्म का कितना? 100 बराबर ट्रेन की चाल बताओ कितनी है? 45। अब देखो मेरे भाई, यूनिट किलोमीटर पर आवर बनाओगे क्या? मीटर पर सेकंड, किससे गुणा करोगे? 5 बटे 18 और टाइम और बता दो गुरुजी 60। कर लोगे सोल्व इसे? करो। 9 दूनी 18, 9 पंजे और 2 से 30, तो 5 पंजे 25 दिया 750। तो मेरे भाई L1 गुरुजी 100 माइनस हो करवा दो, कितना? 650 मीटर ये ट्रेन की लंबाई मिल गई। क्लियर? अब यहां से नया सवाल क्या है कि 650 मीटर लंबी ट्रेन है जो 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से दिया है, खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? मेरे भाई खंबे की बात आ गई, तो अब पता क्या है, पहले तो सुनो, फॉर्मूला तो यही काम करता है, लेकिन सर अब किसका डिस्टेंस? जितने ट्रेन की लंबाई है, क्यों खंबे की लंबाई थोड़ी होती है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बताओ कितनी आ गई है? 650। स्पीड फिर से 45 गुणा 5 बटे
18 और टी आपको बताना है। यही उत्तर है मेरे भाई जो भी है। आओ सोल्व कर लो। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 पंजे 25 से काट लो, 25 दूनी 50 है ना, 15, 25 छंग 150, 26 दूनी कितने होते हैं बताओ। तो मेरे भाई आ जाएगा 52 सेकंड, ऑप्शन में बी। समझ आ गया? पक्की बात ना? ठीक है। सवाल नंबर 16 पढ़ो क्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 22, 42, 55 से पूर्णतः विभाजित हो। एलसीएम का सवाल बेसिक से करेंगे, नहीं बता रहा हूं कैसे। सबसे पहले ना आप ये जो संख्या दी हुई है 12, 22 जो भी दिया होगा इसका एलसीएम निकालना, फिर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 ले ले, उस एलसीएम के भाग करना, कुछ रिमाइंडर आ जाएगा उसको घटा देना, वो संख्या मिल जाएगी। पेपर में नहीं करना। पेपर में जब भी संख्या पूछी जा रही है ना हम करेंगे डिविजिबिलिटी से। सर कौन सी? जो ऑप्शन को हटा दे। देखना कितना फास्ट हो जाएगा। बस इतना हाँ या ना बोल दो। जो संख्या मेरे भाई 12 से कटती है वो 4 से कटेगी क्या? आप 3 से भी तो कह सकते थे, जो आसान लग रहा है वो लगा दो। जो संख्या 12 से कटती है वो सर 4 से भी तो कटेगी, मतलब वो ऑप्शन चेक कर लो जो 4 से कट जाए। और 4 का नियम आखिरी के 2 गुरुजी 25 नहीं, 50 नहीं, 10 नहीं, लास्ट में 2 20 उत्तर हो जाएगा। आप 3 लगा के चेक कर लो। समझ आया बढ़िया से? और एलसीएम तो मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ मेरे भाई। सवाल नंबर 17। एक बैग में 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के नोट 1, 3, 5 के अनुपात में है। सिक्कों वाला सवाल, यहां रुपए कहा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। यदि बैग में कुल धन का मूल्य 1920 रुपए है तो 20 वाले नोटों की संख्या बतानी है। अब कैसे इसको जमाते हैं सुनना ध्यान से। RS 10, RS 20 और RS 50। सबसे पहले मुझे बताओ ये रेशो किसका? बताओ किसका रेशो? सर संख्या का रेशो है। कितना कितना? 1, 3, 5। तो यहां से क्या आप लोग वैल्यूज का रेशो बता सकते हो? हिंदी में क्या बोलेंगे मेरे भाई से? कीमत। कीमत का रेशो बता सकते हो? बताओ कितना होगा? 10 वाले एक नोट गुरुजी केवल 10 रुपया रेशो बना रहे हैं। 20 वाले 3 नोट गुरुजी 60 रुपया। 50 वाले 5 नोट 250 रुपए। इस तरह से यूनिट में कितनी वैल्यूज बनी टोटल? जोड़ लोगे 250, 50, 300, 10, 320। बताओ हाँ या ना? और रियल में कितने मेरे भाई? 1920। यहां से एक का वैल्यू निकाल लो। सर 0 से तो 0 का है, बताओ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, पक्की बात? ठीक है। अब बताओ कौन सा पूछा? 20 वाले। मेरे भाई कितने हैं 20 वाले? 3 नोट तो ये है ना, ये लिख लो मेरे भाई रेशो। संख्या या रेशो? संख्या क्या कहते हैं उसको, एक बार पूछो। संख्या लिख लो इसको, है ना? ठीक है। तो कितने हैं? 3, 1 बराबर 6, तो बच्चों 3 बराबर कितना हो जाएगा? 18, यानी कि ऑप्शन ए। समझ आया? ठीक है। सवाल नंबर 18। 10 और 50 का तीसरा अनुपात ज्ञात करें। मेरे भाई ये सवाल पहले शिफ्ट में भी आया था, पहले शिफ्ट कह रहा हूं पहले सेट में भी आया था, यहां भी रखा हुआ है, लेकिन वहां मीन पूछा हुआ था मेरे भाई, यहां अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोपोर्शन का सवाल। अब सुनना ध्यान से, जो पूछा जाता है ना वही मिसिंग होता है। सर ये क्या आपने कहा? तीसरा, इसका मतलब सर ये फर्स्ट है, ये बीच वाला जिसको मीन कहते हैं, और सी मिसिंग है। तो फॉर्मूला तो एक ही है, मैंने लिखाया भी था, बी स्क्वायर बराबर AC। तो सी का फॉर्मूला क्या होगा? बी स्क्वायर, ए आ जाएगा नीचे। आप इसको सीधा भी ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत? वैल्यू रखो, उत्तर लगा दो। बताओ बी कितना? 50। 50 गुणा 50, और गुणा मत करो कि कटिंग हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 10। 0 से 0 कितना उत्तर आ जाएगा? 250। ऑप्शन सी। बहुत आसान था। चलो मैं आगे ना, चलो मेरे भाई। सवाल नंबर 19 देखो, बढ़िया सवाल है, पढ़ो ध्यान से। क्या है? 19 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल के वर्ग के अनुसार डिजाइन किया गया। आप इसको ऐसा कहो सिंपल भाषा में कि कमरे के फर्श पे ना टाइल्स लगानी है, और वो टाइल्स कैसी हैं? वर्गाकार, स्क्वायर है, लंबाई बराबर चौड़ाई है। ठीक है ना? क्या चित्र बना के और समझ लो। एक कमरा,
जिसकी लंबाई 12 और चौड़ाई कितनी है 8। इसमें टाइल्स लगानी है स्क्वायर, एक बना के दिखा दूं इस तरह से। बच्चों जो टाइल्स है ना उसके बारे में पता क्या कहा, उसका क्षेत्रफल अधिकतम, मतलब टाइल्स बड़ी से बड़ी। सर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालते ही हमें टाइल्स का मेजरमेंट मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो सर 12 और 8 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? सर ये 4 आ जाएगा। पता ये 4 क्या है? टाइल्स की साइड मिल गई। समझ में आ गया? इसको मैं लिख देता हूं साइड टाइल्स की। टाइल्स कैसी? सर स्क्वायर। क्लियर हर बच्चे को? ठीक है। अब नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ, मैं इसको टाइल्स ही लिख रहा हूं यहां पर। सर क्या होगा? टोटल एरिया डिवाइड बाई एक टाइल्स, एरिया ऑफ, इंग्लिश में लिख लेते हैं, एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है ना? सर टोटल एरिया, कमरा कैसा है? आयताकार, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना? 12 गुणा 8। सर एक टाइल का एरिया स्क्वायर कितना साइड था? 4। गुरुजी 4 गुणा 4, बस यही उत्तर है मेरे भाई। समझ में आ गया? 4 से 3, 4 से 2, 3 दूनी 6, यानी ऑप्शन बी। तो टाइल्स अब कह रहा हूं यानी कि इतने वर्ग बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे मेरे भाई? 6 बन जाएंगे जो डिजाइन करने हैं। चलो मैं आगे, सवाल नंबर 20 पढ़ो क्या है। एक आदमी 3 रुपए में 10 संतरे खरीदता है, खरीदना मतलब सीपी, और 3 रुपए में 8 बेचता है, बेचना मतलब एसपी। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। और बताओ ये छोटा सा सवाल आरपीएफ एसआई में आया था अभी मेरे भाई 24 वाले में। सर कॉन्सेप्ट है आर्टिकल्स को सेम करना, सेम ही करना है तो एक बनाओ, एक ही खरीदा एक ही बेचेगा, रेशियो बनाओ, उत्तर लगा देना। आओ कैसे, मुझे बताओ। एक का सीपी गुरुजी प्राइस अपॉन आर्टिकल्स, तो 3/10। बात समझ में आ गई क्या? एक का एसपी बेचने वाला प्राइस, 3 वस्तुएं 8, रेशियो बनाओ, आ गया उत्तर। 8 ऊपर पहुंचा दो तो मैं लिख देता हूं पहले 3/10, 8/3, 3 से 3, 2 से काट लोगे 4 और नीचे 5। सीपी है 4, एसपी है 5, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? सर प्रॉफिट हुआ कितने का? 1 का। हमेशा बच्चों सीपी पर कितना? 4 और परसेंटेज 100, बताओ कितना आ जाएगा? 25%, यानी ऑप्शन ए। आसान था। मैं चलूं आगे ना। सवाल नंबर 21 पढ़ो क्या है। यह सवाल भी हर जगह मिलता है मेरे भाई, हर शिफ्ट में मिलता है। दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है और उनका एलसीएम 84 है। यदि एक संख्या 42 तो दूसरी, सब बच्चों को याद ही होगा ये तो है ना, फिर भी लिख लो, बताओ, बोलो ना आप सारे बच्चे। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा, बस ये याद रहे, वैल्यू लगाओ, आ गया उत्तर। एलसीएम बताओ कितना? 84, एचसीएफ 6, एक संख्या 42, दूसरी बता दोगे? कुछ नहीं करना, डिवाइड करना। 6 से 7, 7 से काटोगे 12 7 84, कितना आ गया? 12, ऑप्शन नहीं। आसानी था ये तो है ना मेरे भाई, नहीं बहुत आता है, फ्री का नंबर है यार ये। सवाल नंबर 22 पढ़ो। छोटे मोटे सवाल जो आसान से हैं वो अलजेब्रा के भी रखे हुए हैं, ये तो बहुत आसान है। a प्लस बी बराबर बच्चों 25, a माइनस बी बराबर 13। तो आपको बताना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। एनटीपीसी में आया था सवाल ये। देखो यहां से सोल्व कर लो, वैल्यूज ना दिख पा रही हो ना तो पहले उसको सोल्व कर लो। सर सोल्व कैसे? अगर a निकालना है तो दोनों को जोड़ के क्या कर दो? आधा कर दो। 25 और 13 38, 38 का आधा गुरुजी 19। अब तो पता लग गया होगा ये 19 है तो कितना हो जाएगा? 19 और 6 25, सर भी 6 हो जाएगा। आ गया उत्तर। 19 और 6 25, और बच्चों 25 का स्क्वायर 625, ऑप्शन यानी कि बहुत आसान था। चलो आगे ना। सवाल नंबर 23 पढ़ो क्या है मेरे भाई। 0.0236 बार है, केवल 3 6 के ऊपर, 3 के ऊपर है, केवल 3 6 के ऊपर। भैया बार ध्यान से लगाना है ना। तो प्राप्त वल्गर भिन्न, मतलब इसको फ्रैक्शन में बदलना है। ये तो मैं आपको पहले भी सिखा चुका। क्या करते हैं, ध्यान से सुनो जिनको नहीं आता। ऊपर लिखते हुए सबसे पहले पूरी संख्या लिखना। 236 जीरो क्यों नहीं लिख रहे भाई? जरा इधर लगाओ, क्या महत्व पड़ेगा उससे? कोई फर्क पड़ेगा क्या? ठीक है। अब माइनस क्या करते हैं?
जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर नहीं है? 2 के ऊपर। नीचे लिखते हुए ध्यान से, जितनों पर बार है उतने 9 और जिस पर बार नहीं है उतने 0। आओ ध्यान से, बार किस पर? तो 2 ले ले। किस पर बार नहीं है? अब आएगा फर्क। गुरुजी वो 2 हैं तो 2 0 लगाने पड़ेंगे, एक मत लगा देना। समझ आया? आओ सोल्व कर लो इसको। 234 डिवाइड बाई 9900, बताओ किससे काटोगे? ऊपर पहले 9 से काट दूं क्या? 4 3 7 2 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18 और 9 छंग 54, नीचे आ जाएगा 1100। अब 2 से काट दो मेरे भाई, दिख गया होगा ना? 13 बटे 550, ऑप्शन सी। आसान था। चले आगे, इंपोर्टेंट सवाल है लेकिन सारे। सवाल नंबर 24 पढ़ो ध्यान से, क्या है मेरे भाई? कितनी 3 अंकीय संख्याएं 9 से विभाजित है? 3 अंक की कितनी संख्याएं? गुरुजी एपी का सवाल। ध्यान से, 3 अंक की संख्याएं 100 से शुरुआत होकर जाती है 999 तक। अब लेकिन कौन सी ढूंढनी है जो 9 से कट जाए? तो सबसे पहले बताओ 100 के बाद कौन सी संख्या 9 से कटती है? गुरुजी 12 नम 108, 108। उसके बाद सीरीज चल रही होगी, सर ऐसे 9 जोड़ते हुए चलो ऐसे, और लास्ट तो 999 9 से कटता ही है। ऐसी कितनी संख्या आ गई? तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसका फॉर्मूला होता है n बराबर l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। बस ये लगा दो। l आखिरी संख्या, a पहली संख्या, d अंतर, सर्वांतर, और प्लस 1 तो 1 ही है। ठीक है ना? चलो, l 999 माइनस 108 माइनस कर लोगे, d तो गुरुजी 9 ही है, प्लस 1, बताओ कितना आ जाएगा? 1 0 और 8, 801 आ जाएगा क्या? ठीक है ना? नहीं मेरे भाई, 891 आएगा ये तो। 891 डिवाइड बाई 9 प्लस 1 करो, 9 नम 81 और फिर 9 नम 81 है ना, प्लस 1, बताओ कितना आ जाएगा? 100, यानी ऑप्शन ए। तो मेन है ये फॉर्मूला याद कर लेना, l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 25। यदि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से सीआई और एसआई के बीच का अंतर 464 रुपए है, तो राशि ज्ञात करें। 2 वर्ष के सीआई और एसआई के अंतर वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। बताओ, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, तो बोलो ना मेरे भाई, जिनको याद है वो लिखाओ फॉर्मूला। गुरुजी डिफरेंस बराबर होता है P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये क्या है? सीआई एसआई के 2 वर्ष का अंतर, मैंने लिख भी दिया, ठीक है ना? चलिए वैल्यू पुट कर दो। P क्या है? प्रिंसिपल, R रेट, D मतलब डिफरेंस। बताओ अंतर कितना दिया हुआ है? 464। प्रिंसिपल बताना है। R बताओ कितना बच्चों? 10/100 स्क्वायर, और ये हमेशा 2 ही रहेगा, 0 से 0। गुरुजी एक लाइन और बढ़ा दो। चल मेरे भाई लाइन और बढ़ा देते हैं, इनटू 1/10 का स्क्वायर 1/100, 100 से गुणा करवा दो, कितना आसान था देखो, 464, 2 0 लगा दो। कौन सा ऑप्शन था भाई? ऑप्शन सी। तो सब बच्चों को फॉर्मूला याद हो गया वाला? ठीक है। सवाल नंबर 26, एवरेज। पढ़ो मेरे भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ज्यादा। आप देखना, जो सेट में प्रैक्टिस आपको लगवा रहा हूं, प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूं, आपका पूरा पेपर इसी में से बन जाएगा मेरे भाई, दावे से कह रहा हूं। लेकिन एक बार नहीं लगाने, जैसे आप अभी एक बार इनको देख रहे हो, जब शाम को पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली जाएगी तो आपको वहां से दोबारा खुद से प्रैक्टिस करनी है। अभी देख लो, फिर बाद में उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना। ये तरीका है पढ़ने का, ठीक है ना? 45 परिणामों का औसत 23 है, पहले 22 का औसत 18 है, अंतिम 22 का 21 है, तो 23वां बताना है। 23वें का मान क्या होगा? मेरे भाई देखो, 2 टाइप के सवाल होते हैं, पहले वो बता दो। एक बार संख्या को जितनी है उससे ज्यादा गिन लेता है, और एक बार जितनी है ना उसमें एक छोड़ के चलता है। 2 टाइप समझ में आ गए? जब ज्यादा गिनता है, पहले सुन लो फिर बताऊंगा, तो जो नेट रिजल्ट है जो आएगा वही, प्लस आया तो प्लस, माइनस आया तो माइनस। लेकिन जब छोड़ के चलता है तो जो नेट रिजल्ट आएगा ना उसको उल्टा करते हैं, प्लस आया तो माइनस, माइनस आया तो प्लस। ये तो हो गई थ्योरी। अब आओ, मैंने क्या कहा समझा देता हूं। 45
का औसत 23 है ना। पहले 22 का कितना बच्चों 18, बताओ कितना कम 5, कितनों के पास 22, तो 22 पंजे 110, कम है तो माइनस भी लगाओ। अंतिम 22 बताओ कितना औसत 21, कितना कम बच्चों 2, कितनों के पास 22, तो 22 दूनी 44। नेट चेंज बोलिए दोनों माइनस जुड़ जाएंगे, 4 5 1 माइनस, माइनस का 154 नेट चेंज। अब सुन लो मैंने क्या कहा था, संख्या थी कितनी 45, कितनी गिना पहली 22 और अंतिम 22, 22 और 22 44। सर एक छोड़ के चला, जब छोड़ के चलता है ना तो जो ये नेट रिजल्ट आया उल्टा करते हैं, प्लस आया तो माइनस, माइनस आया तो प्लस। गुरुजी माइनस आया तो जोड़ देना, किस में जोड़ना है, जो मेन एवरेज दिया था ना उसमें जोड़ देना इसको। तो 4 3 7 5 2 7 1 177, यानी ऑप्शन सी। समझ आ गया हर बच्चे को। तो ये सवाल भी 2-4 शिफ्टों में इस बार भी जरूर आएगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 27 पढ़ो क्या है। एक संख्या को 221 से विभाजित करने पर शेषफल 30 बचता है। रिमाइंडर का सवाल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या है। उत्तर की बात बाद में, पहले बताओ कॉन्सेप्ट क्या है। सर जिससे भाग करते हैं, ऊपर अगर छोटा तो रिमाइंडर वही, बोलो ना सारे बच्चे, जिससे भाग करते हैं ऊपर छोटा तो रिमाइंडर वही। किससे भाग कर रहे थे बच्चों 221 से, रिमाइंडर कितना बचा 30, तो अगर छोटा तो रिमाइंडर वही, इसका मतलब सर इसी को संख्या मान लो, हो गया वेरीफाई। क्लियर हर बच्चे को, ठीक है। अब कह रहा है उसी संख्या को, संख्या कितनी मान ली 30, किससे भाग करने के लिए कह रहा है 13 से, तो कितना रिमाइंडर 13 दूनी 26, कितना रह गया 4, यानी कि ऑप्शन बी। समझ पाए, ठीक है मेरे भाई। सवाल नंबर 28 सिंप्लीफिकेशन, ये तो यहीं करना है एज, चलो यहां कर लेते हैं। 16 भाई बोर्ड मास, बोर्ड मास जानते हैं, पहले ब्रैकेट में लिख दूं बोर्ड मास है ना, ब्रैकेट ऑफ मतलब गुणा, डी डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई नहीं, यहां ऑफ लिखा होता है, जब हिंदी में लिखा होगा का, ब्रैकेट ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन जोड़ना, एस मतलब घटाना सब्ट्रैक्शन। अब आ जाओ सर, सबसे पहले इसमें होगा ब्रैकेट, तो 9 और 4 13 माइनस, अब 13 गुणा ऐसे लिख देता हूं, बताता हूं क्यों, अभी नीचे सोल्व करके लिख लो, लेकिन 50 माइनस 12 और 12 24। अब सुनो देखो, चाहो तो गुणा कर लो, लेकिन जब आसान होता है ना टाइम बचा सकते हो। कैसे, कुछ बच्चों को तो दिखाई दिया होगा सर दोनों में 13 है तो 13 कॉमन ले लो ना, आसान हो जाएगा करना। कैसे, मैं 13 कॉमन लूं तो 16 माइनस 14 कितना रह गया 2, तो 13 दूनी 26। इतना फास्ट समझ पाए आप भी, ठीक है। ऊपर आगे 26, गुरुजी नीचे 50 माइनस 24 26, और 26 बटे 26 1, यानी ऑप्शन बी। इतना फास्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, जो बच्चा ना समझ पाए वो गुणा कर ले, कौन सी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। पढ़ो सवाल नंबर 29। एक टंकी में 3 पाइप ए बी और सी है। ए और बी अकेले टंकी को क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है, खाली करने वाला पाइप। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह से कितने समय में भर जाएगी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, आओ ध्यान से। कैसे, ए बी सी पे माइनस लगा लेना, इंडिकेट करने के लिए सर खाली करने वाला पाइप है। इनका समय बता दो कितना कितना, 3 4 और सी का बच्चों 2। एलसीएम लो पहले 12, भाग करके मिल जाएगी एफिशिएंसी सर 4 3 और 6 माइनस भी लगा लेना। जब तीनों एक साथ चलेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, भाई बताओ क्या होगा, 4 पानी भरा प्लस 3 पानी भरा, लेकिन सी ने 6 पानी बाहर निकाल दिया, तो रिजल्ट 4 3 7 माइनस 6, गुरुजी 1 पानी भरा जा रहा है केवल। जब तीनों चलेंगे 12 पानी भरवाना है, और एफिशिएंसी 1 कितना आ जाएगा 12 घंटे, यानी ऑप्शन डी। आ गया समझना, ठीक है। सवाल नंबर 30 आखिरी सवाल। आखिरी क्यों, पहले ही बताया था, दोबारा बता रहा हूं, मैं 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लेके चल रहा हूं, डीआई छोड़ के चल रहा हूं बच्चों, डीआई अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पढ़ो,
कुछ नहीं है, नाम पे मत जाना, वल्गर फ्रैक्शन कुछ नहीं भाई, भिन्न में बदलना है। लेकिन सुन लो, जब इस तरह से 2 या 3 को मिला दे तो शॉर्टकट मत लगाना, वरना गलत हो जाएगा। जहां काम करेगा मैं खुद बता दूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इसको पूरा तरीका समझ लो क्या है। 0.093 गुरुजी यहां बार प्लस 0.23 बार। सर यहां 2 थे, यहां टोटल 3 अंक है, तो प्रॉपर लिख के करना पड़ेगा। कैसे? आओ इसको भिन्न में बदलो, पूरी संख्या 93, क्योंकि इधर 0 लिखो या मत लिखो, माइनस जिस पर बार नहीं है सर वो तो 0 है, लिखो या मत लिखो। लेकिन नीचे देखो ध्यान से लिखना, जिस पर बार है उतने नहले, और जिस पर बार नहीं है उतना 0। सर वो 1 है तो 1 0 लगाना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ गई? सर ये तो बहुत आसान है। क्यों? 23/99। बताओ कितना एलसीएम हो जाएगा? 99 इसके अंदर आ गया तो 990। ये ऊपर एज इट इज 93 प्लस ये 10 बार 10 से गुणा कर दो 230। बताओ कितना आ जाएगा? जोड़ के आ जाएगा बच्चों 323 और नीचे 990 ऑप्शन है। समझ पाए? अब मैं पेन रख रहा हूं, आप समझ रहे होंगे मेरे भाई। तो मैं बार बार कह रहा हूं, इससे पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, आप चिंता मत करना। कभी सोचो सर 35 सवाल आते हैं, आप 30 क्यों करवा रहे हो? मेरे भाई जो डीआई के 3-4 सवाल है वो अलग से करवा दूंगा, बस मैं जो करवा रहा हूं ना वो आपको आना चाहिए, ये शर्त है बस। तो तरीका मैंने बता दिया। पहले आपको यूट्यूब से वीडियो देखनी है, फिर टेलीग्राम से जो पीडीएफ मिलेगी उसको खुद से करना है और नंबर नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, आप बढ़िया से पढ़ो। अगले सेट में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।